नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में झांकने वाले हैं। उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर एक गहरी चर्चा करेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो पूरे संविधान की आत्मा है। उसका दर्शन, उसके लक्ष्य, सब कुछ इन शुरुआती शब्दों में समाया हुआ है। कहते हैं ना कि ये संविधान की कुंजी है या फिर उसका पहचान पत्र। तो आज यही समझेंगे कि ये प्रस्तावना बनी कैसे, इसके हर एक शब्द का असल मतलब क्या है, जैसे संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। हाँ, और ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। लोकतांत्रिक, गणराज्य और फिर न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन सब का मतलब और हमारे लोकतंत्र के लिए इनका क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। जी, और इसकी शुरुआत अगर देखें तो वो होती है उद्देश्य प्रस्ताव से, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ये वो कह सकते हैं कि वो नींव का पत्थर था जिसने तय किया कि आज़ाद भारत का संविधान दिखेगा कैसा, उसके उसूल क्या होंगे। अच्छा, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये क्या था और फिर ये प्रस्तावना कैसे बना? जरा इस सफर के बारे में बताइए। हाँ, तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। इसमें वो सपने थे, वो वादे थे जो आजाद भारत अपने लोगों से करना चाहता था। जैसे कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य यानी सॉवरेन रिपब्लिक होगा। यहाँ सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। सबको सोचने की, बोलने की, अपने धर्म को मानने की, पूजा करने की आज़ादी होगी। अवसर की, प्रतिष्ठा की, मतलब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता होगी। और हाँ, इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा का भी जिक्र था। अच्छा। तो इस पर काफी सोच विचार हुआ और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अपना लिया। और आगे चलकर इसमें थोड़े बदलाव करके यही हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही इसका मूल आधार है, कह सकते हैं। समझ गए। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सुनने में ही बहुत पावरफुल लगती है। इसका खास महत्व क्या है? हाँ, ये शब्द, इनका वजन बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस संविधान को बनाने वाली, इसे अपनाने वाली आखिरी शक्ति कौन है? हम भारत के लोग। मतलब ये संविधान हमें किसी बाहर की ताकत ने या किसी राजा ने नहीं दिया। सही। हमने, भारत के लोगों ने खुद इसे बनाया है, इसे अपनाया है और खुद को ही सौंपा है। सारी संप्रभुता, सॉवरेंटी, वो जनता में है। अच्छा। ये दिखाता है कि भाई सत्ता का स्रोत जनता है। और ये आइडिया वैसे अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जहां भी शुरुआत वी द पीपल से होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये लाइनें एक तरह से दरवाजा खोलती हैं संविधान बनाने वालों की सोच और उनके सपनों को समझने का। किया था संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले संप्रभु यानी सॉवरेन। सॉवरेन, इसका सीधा मतलब है कि भारत अब किसी के अधीन नहीं है। वो अपनी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, चाहे वो अंदरूनी मामले हों या बाहरी मामले, जैसे विदेश नीति। किसी भी बाहरी शक्ति का भारत पर कोई दबाव या नियंत्रण नहीं है। वो अपनी डेस्टिनी का मालिक खुद है। ओके। और दूसरा शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट। जहां तक मुझे याद है ये शब्द तो शायद बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समाजवादी या सोशलिस्ट शब्द ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां थीं उनको देखते हुए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का जो समाजवाद है, जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, वो पुराने सोवियत संघ या चीन वाले साम्यवादी समाजवाद से अलग है। अच्छा, कैसे अलग है? इसका मकसद है आय की, जीवन स्तर की, अवसरों की जो असमानता है उसे कम करना, गरीबी, बीमारी, गैर बराबरी को खत्म करना। ये एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है, जहां सरकारी क्षेत्र भी हो और निजी क्षेत्र भी, दोनों साथ काम करें। इसमें कहीं ना कहीं गांधीवादी सोच का भी प्रभाव दिखता है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि ये एक अलग तरह का लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। क्या ये भी उसी संशोधन से आया? जी हाँ,
पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द भी 1976 के 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया। हालांकि ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि इससे पहले ही 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई पंथ निरपेक्षता तो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ओके। अब पंथ निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं कि भारत धर्म का विरोधी है, नहीं। इसका मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सरकार की नज़र में सारे धर्म बराबर हैं। वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी, उनको संरक्षण देगी और हर नागरिक को अपना विश्वास, अपना धर्म मानने की, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी होगी। तो ये पश्चिम वाले सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग हुआ। हाँ, कह सकते हैं। अब पश्चिम में अक्सर राज्य और धर्म के बीच एक दीवार जैसी होती है, बिल्कुल अलग अलग। भारत में राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक रूप से तटस्थ रहता है, मतलब पॉजिटिवली न्यूट्रल। जरूरत पड़ने पर सभी धर्मों के हित में काम कर सकता है। तो निचोड़ यह है कि देश किसी एक धर्म का नहीं, सबका है। समझ गई। और फिर आता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, पर संविधान के नजरिए से इसका मतलब क्या है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, इसका बुनियादी मतलब तो यही है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है। हाँ। अब भारत में सीधे जनता शासन नहीं करती, हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ। और यही चुने हुए लोग सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं और ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। रेगुलर चुनाव होते हैं। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करती। हाँ। वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि समाज में बराबरी हो, आर्थिक शोषण ना हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, हाँ। जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ, हाँ। न्यायपालिका स्वतंत्र हो, हाँ। किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये सब मिलकर बनता है सच्चा लोकतंत्र। बिल्कुल। और इस कड़ी में आखिरी शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। आपने कहा ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, पर गणराज्य नहीं, तो भारत के गणराज्य होने का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। गणराज्य या रिपब्लिक होने के दो मुख्य मतलब निकलते हैं। पहला कि देश का जो मुखिया होगा, हेड ऑफ स्टेट, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, एक तय समय के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है। और दूसरा मतलब ये कि जो राजनीतिक संप्रभुता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, वो किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में नहीं होगी, वो देश की जनता में निहित होगी। और जितने भी सार्वजनिक पद हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, वो बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले होंगे। कोई ऐसा खास वर्ग नहीं होगा जिसे जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार मिले हों। मतलब देश किसी की जागीर नहीं, हम सब नागरिकों का है और उसका मुखिया भी हम ही चुनते हैं। बिल्कुल साफ हो गया। तो ये तो हुई भारत की प्रकृति या पहचान, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। पर सवाल है कि ये पहचान हासिल क्या करना चाहती है? संविधान के उद्देश्य क्या हैं? यहीं पर प्रस्तावना बात करती है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले न्याय यानी जस्टिस। हाँ, तो प्रस्तावना 3 तरह के न्याय, जस्टिस का वादा करती है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। और इन आदर्शों को असलियत में बदलने की कोशिश हमारे मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जरिए की गई है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी के साथ भी उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सबको बराबर समझा जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव न हो, देश के जो संसाधन हैं उनका बंटवारा ऐसा हो कि दौलत कुछ ही लोगों के पास जमा न हो जाए, आय और संपत्ति की जो गैर बराबरी है वो कम हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार। सबको बराबर पॉलिटिकली एम्पावर्ड महसूस होना चाहिए। ठीक है। और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का क्या अर्थ है यहाँ? स्वतंत्रता, लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पर कोई रोक टोक ना हो।
इसका मतलब ये भी है कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, अपनी क्षमताओं को निखारने का पूरा अवसर मिले। प्रस्तावना हर नागरिक को विचार यानी थॉट, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, विश्वास यानी बिलीफ, धर्म यानी फेथ और उपासना यानी वर्शिप की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। और ये स्वतंत्रताएं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं, इसलिए ये कोर्ट द्वारा लागू भी करवाई जा सकती हैं, एनफोर्सेबल हैं। लेकिन हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप दूसरों की आज़ादी या देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर कुछ भी करने के लिए आज़ाद नहीं है। सही बात है। ये स्वतंत्रता कानून के दायरे में आती है, कुछ उचित प्रतिबंधों, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ठीक है, ये संतुलन बहुत जरूरी है। अगला उद्देश्य है समता यानी इक्वालिटी। समता, इक्वालिटी का मतलब है कि समाज में किसी भी वर्ग को कोई खास दर्जा या विशेषाधिकार, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। प्रस्तावना खास तौर पर प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर, अपॉर्चुनिटी की समानता की बात करती है। और संविधान में इसे कैसे पक्का किया गया है? हमारे संविधान में कई अनुच्छेद हैं जो इसी समता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है, कानून के सामने सब बराबर। अनुच्छेद 15 है, धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 है, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर। अनुच्छेद 17 है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत, टाइटल्स का अंत। हाँ, अनुच्छेद 17 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इन सब का लक्ष्य यही है कि एक बराबरी वाला समाज बने। छुआछूत जैसी जो सदियों पुरानी सामाजिक बुराई थी, उसे जड़ से खत्म करना इसका एक बड़ा मकसद था। और आखिर में चौथा उद्देश्य है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। ये शब्द शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता जितना बाकी। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, पर बंधुता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना, ये बहुत बहुत अहम है। इसका मतलब है कि हम सब भारत के नागरिक एक परिवार की तरह हैं। हमारा संविधान जो एकल नागरिकता देता है, सिंगल सिटीजनशिप, वो इसी भावना को मजबूत करता है कि हम सब पहले भारतीय हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में, जो कहते हैं कि हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे। प्रस्तावना कहती है कि इस भाईचारे को दो चीजें पक्की करनी होंगी। पहली, हर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर इंसान का सम्मान हो। और दूसरी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ ये अखंडता यानी इंटेग्रिटी शब्द भी याद होगा आपको, 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। हाँ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ। जी, ये देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। तो बंधुता का मतलब है वो एहसास कि हम सब एक हैं, एक राष्ट्र हैं, एक परिवार हैं। आपने ये भी बताया था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के ये आदर्श फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित हैं। जी हाँ। ये जानना भी काफी दिलचस्प है। जी हाँ। अब एक बड़ा कानूनी सवाल अक्सर उठता है और आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि पहले इस पर थोड़ी उलझन थी। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अदालतों का इस पर क्या नजरिया रहा है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय समय के साथ बदली है। सबसे पहले 1960 में एक मामला आया, बेरूबारी यूनियन केस। जी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, पर इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना। अच्छा, तो पहले नहीं माना। जी, लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। जी। ये केस भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना बेरूबारी वाला फैसला पलट दिया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, और संविधान की व्याख्या करते समय, इंटरप्रिटेशन करते समय प्रस्तावना में दिए गए महान आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद भी 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केशवानंद भारती वाले फैसले को दोहराया और मजबूती से कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब बेरूबारी से केशवानंद तक आते आते कोर्ट का नजरिया बिल्कुल बदल गया। अब ये बात स्थापित है कि प्रस्तावना संविधान का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जानना जरूरी है कि कैसे समय के साथ व्याख्या भी विकसित होती है। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है, तो अगला लॉजिकल सवाल मन में आता है, क्या संसद इसमें बदलाव कर सकती है?
जैसे वो संविधान के बाकी हिस्सों में अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के तहत करती है? क्या प्रस्तावना में संशोधन, अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल, ये सवाल भी केशवानंद भारती केस में ही उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब भी दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इसके साथ कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त लगा दी। शर्त ये थी कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ही नष्ट कर दे या बदल दे। ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, मूल ढांचा संविधान की वो बुनियादी बुनियादें हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन पर पूरा संविधान टिका है, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा वगैरह वगैरह। कोर्ट ने कहा कि आप इन बुनियादी चीजों को नहीं बदल सकते। अगर इन्हें बदल दिया तो संविधान अपनी पहचान ही खो देगा। तो संसद प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकती है, पर इसकी आत्मा को, इसके मूल चरित्र को नहीं बदल सकती। समझ गई। ना में सिर्फ यही एक बार संशोधन हुआ है। सिर्फ एक बार, ठीक है। संशोधन हो सकता है, पर मूल ढांचे की सीमा के अंदर। अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल। मान लीजिए सरकार कोई ऐसा काम करती है जो प्रस्तावना के आदर्शों के खिलाफ लगता है, जैसे न्याय या समता के, तो क्या कोई नागरिक सिर्फ प्रस्तावना का हवाला देकर अदालत जा सकता है? क्या ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य है, इन्फोर्सेबल है? नहीं, इसका सीधा जवाब है नहीं। प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल मतलब ये कि आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि देखिए सरकार ने इसका उल्लंघन किया है, इसलिए उसका फैसला रद्द कीजिए या उसे सजा दीजिए। ये मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, वो जस्टिशिएबल है। अच्छा। पर प्रस्तावना नॉन जस्टिशिएबल है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, वो तो है। जैसा हमने पहले भी बात की, ये संविधान की व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन में एक गाइड की तरह काम करती है। अगर संविधान के किसी अनुच्छेद का मतलब साफ नहीं हो रहा, तो अदालतें प्रस्तावना की रोशनी में उसका सही अर्थ समझने की कोशिश करती हैं। ये बताती हैं कि हमारे कानून, हमारी नीतियां किस दिशा में जानी चाहिए। ये विधायिका को, लेजिस्लेचर को सीधे तौर पर कोई शक्ति नहीं देती, नहीं उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है, पर यह पूरे संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है, एक तरह का नैतिक दिशा निर्देश है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र का संकल्प है, हमारे संविधान का निचोड़ है। ये हम भारत के लोगों की उम्मीदों, उनके इरादों का आईना है। ये हमें हर पल याद दिलाती है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो अपने हर एक नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सही कहा आपने। भले ये सीधे कोर्ट में लागू न करवाई जा सकें, नॉन जस्टिशिएबल हों, लेकिन ये संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है। ये वो कसौटी है जिस पर हम ये परख सकते हैं कि हमारा देश, हमारी सरकारें, संविधान बनाने वालों ने जो सपने देखे थे, उस राह पर सही से चल भी रही हैं या नहीं। ये हमें लगातार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो ऊंचे आदर्श थे और हमारे संविधान के जो बुनियादी मकसद हैं, उनकी याद दिलाती रहती है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकें। क्या आज का भारत अपनी नीतियों में, अपने समाज के व्यवहार में प्रस्तावना में लिखे इन महान आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर पूरी तरह खरा उतर पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नागरिक के तौर पर सोचने की जरूरत है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार। अभिवादन। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरेंगे जो बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बुनियाद का पत्थर है। यह है संविधान का भाग 1, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जुड़ा है। सच में ये वो कानूनी और भौगोलिक ढांचा है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान आखिर भारत को कैसे परिभाषित करता है, फिर नए राज्य कैसे बनाए जा सकते हैं, या मान लीजिए मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो कैसे हुआ, इसमें कौन सी समितियां बनी, उनकी क्या सिफारिशें थी।
इसमें हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की जरूरी बातों को अच्छे से खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारा संविधान भारत को किस रूप में देखता है? बिल्कुल, इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से, जो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब देखिए, इस एक वाक्य में ही कई गहरी बातें छिपी हैं। पहली तो ये कि देश के दोनों नाम इंडिया और भारत संवैधानिक रूप से स्वीकृत हैं, और दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत की शासन प्रणाली का प्रकार क्या है। ये राज्यों का संघ है। यहाँ संघ शब्द पर जरा ध्यान देना जरूरी है। इसे अंग्रेजी में यूनियन कहा गया है, फेडरेशन नहीं, जैसा कि मान लीजिए अमेरिका में है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते या करार का नतीजा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि राज्यों ने मिलकर तय किया कि चलो एक संघ बनाते हैं, और इसी वजह से किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये संघ अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि संसद कानून बनाकर राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है, यहाँ तक कि उनका भौगोलिक अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है। अच्छा, तो ये है वो प्रसिद्ध उक्ति का आधार, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो देश एक अखंड इकाई है, जबकि राज्य प्रशासनिक इकाइयों के तौर पर बदले जा सकते हैं। सही समझा? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर अनुच्छेद 1 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र, या जिसे टेरिटोरी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल माना गया है? जी, अनुच्छेद 1 ये भी स्पष्ट करता है भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र शामिल हैं। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाएं, यानी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। जैसे गोवा या पुडुचेरी जब भारत में शामिल हुए तो वे इसी श्रेणी में आए थे। ये तो हुई भारत और उसके क्षेत्र की संवैधानिक परिभाषा। अब मान लीजिए किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो, या जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं उनमें ही कुछ बदलाव करने हो, जैसे किसी राज्य को छोटा बड़ा करना हो या एक नया राज्य बनाना हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? यहीं पर अनुच्छेद 2 और 3 का महत्व सामने आता है ना? आपने सही समझा। अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून द्वारा ऐसी शर्तों और नियमों पर जो वो उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन या उनकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में है ये। अच्छा, ये बाहरी क्षेत्रों के लिए है। और अनुच्छेद 3, मुझे लगता है इसका इस्तेमाल देश के आंतरिक राजनीतिक नक्शे को बदलने में ज्यादा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 3 का संबंध मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से है, और ये अनुच्छेद संसद को बहुत बहुत व्यापक शक्तियां देता है। इसके तहत संसद कानून बनाकर देखिए क्या क्या कर सकती है। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, या 2 या अधिक राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर, या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से से मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं यानी बाउंड्रीज में बदलाव कर सकती है, और तो और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। बाप रे, ये तो सचमुच बहुत व्यापक शक्तियां हैं। किसी राज्य को बनाना, उसका आकार बदलना, नाम बदलना, सब कुछ संसद के हाथ में। लेकिन क्या संसद ये सब अपनी मर्जी से जब चाहे तब कर सकती है, या इसकी कोई तय प्रक्रिया भी है? नहीं, ये मनमाना नहीं है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, और वो अनुच्छेद 3 में ही बताई गई है। ऐसा कोई भी विधेयक यानी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश यानी प्रायर रिकमेंडेशन लेना अनिवार्य है। और अगर उस विधेयक का असर किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर पड़ने वाला है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसकी राय, उसके व्यूज जानने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी राय देनी होती है। तो राज्य की राय ली जाती है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या संसद या राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल की उस राय को मानना जरूरी है? देखिए, यहीं पर यह व्यवस्था थोड़ी दिलचस्प हो जाती है।
संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त की गई राय को मानने के लिए बाध्य यानी बाउंड नहीं है। वो उस राय को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी, चाहे राज्य ने अपनी राय तय समय में दी हो या नहीं दी हो। अंतिम निर्णय संसद का ही होता है, जो साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकती है। हाँ, ये जरूर है कि भले ही राय मानना बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये एक तरह से संघीय व्यवस्था का सम्मान है। हाँ, एक प्रक्रिया का पालन तो होता है। बिल्कुल, और इससे केंद्र को स्थानीय भावनाओं और तर्कों को समझने का अवसर भी मिलता है, भले ही अंतिम फैसला राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाए। समझ गया। तो असल शक्ति केंद्र के पास ही सुरक्षित रखी गई है। अब अनुच्छेद 4 पर आते हैं। इसका क्या महत्व है इस पूरी प्रक्रिया में? अनुच्छेद 4 आप कह सकती हैं इस प्रक्रिया को और भी सुगम बनाता है। ये अनुच्छेद 2 मुख्य बातें स्पष्ट करता है। पहली कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे बदलाव करने के लिए संसद को वो जो संविधान संशोधन वाली जटिल प्रक्रिया होती है ना, हाँ, विशेष बहुमत वाली, बिल्कुल, वो स्पेशल मेजॉरिटी उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कानून साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से और सामान्य विधायी प्रक्रिया यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही पारित किए जा सकते हैं। दूसरी बात, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि ऐसा कानून पहली अनुसूची, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, और चौथी अनुसूची, जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, में जरूरी बदलाव भी कर सकता है। अच्छा, तो अनुच्छेद 4 ने राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को काफी लचीला, फ्लेक्सिबल बना दिया है, और शायद इसी लचीलेपन का इस्तेमाल करके आज़ादी के बाद भारत के नक्शे में इतने बदलाव संभव हो पाए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तब की स्थिति तो बिल्कुल अलग थी। एक तरफ ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और साथ में करीब 565 देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। उनका भारत में विलय और फिर इन सभी इकाइयों का राज्यों के रूप में पुनर्गठन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से वो बहुत ही जटिल समय था। आज़ादी के समय भारत राजनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बटा था। ब्रिटिश प्रांत, जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और देसी रियासतें, जिन पर राजाओं या नवाबों का शासन था, पर वे ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता के अधीन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने इन रियासतों को 3 विकल्प दिए: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित ज्यादातर रियासतों ने तो भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की दूरदर्शिता और दृढ़ता की भूमिका वो तो ऐतिहासिक है। हालांकि 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो शुरू में शामिल नहीं हुईं। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, उसके जरिए भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया, जिसमें लोगों ने भारी बहुमत से भारत में विलय का समर्थन किया। और कश्मीर के महाराजा ने पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के बाद विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। फिर जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इन सभी इकाइयों को मिलाकर भारतीय संघ के राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 श्रेणियों में बांटा गया: भाग क पार्ट ए, भाग ख पार्ट बी, भाग ग पार्ट सी और भाग घ। लेकिन ये 4 श्रेणियों वाली व्यवस्था, ये पार्ट ए बी सी डी वाली, ये तो ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। जल्द ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी, खासकर दक्षिण भारत से, है ना? हाँ बिल्कुल, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग वैसे तो आज़ादी से पहले भी उठती यही थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये और तेज हो गई। इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने सबसे पहले जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, नियुक्त किया। धर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को देश की एकता के लिए खतरा मानते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने सिफारिश की कि पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, भाषा नहीं। धर आयोग की सिफारिशों से काफी असंतोष फैला, खासकर दक्षिण में।
लिहाजा कांग्रेस ने खुद इस मसले पर विचार करने के लिए दिसंबर 1948 में एक और समिति बनाई, जेवीपी समिति। जेवीपी कमेटी। हाँ, इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी, नेहरू, पटेल, सीतारमैया जी। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी औपचारिक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस समिति ने इतना जरूर कहा कि अगर किसी क्षेत्र में जनता की भावनाएं बहुत तीव्र हों और आम सहमति हो तो इस पर विचार किया जा सकता है। मतलब दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। लेकिन इन दोनों समितियों के एक तरह से विरोध के बावजूद अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? हाँ, वो एक बहुत ही नाटकीय और दुखद घटनाक्रम था। मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, उनको अलग करके आंध्र राज्य बनाने की मांग काफी पुरानी थी। इसी मांग को लेकर एक जाने माने गांधीवादी नेता थे, पोट्टी श्रीरामुलु। वो आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आंध्र क्षेत्र में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी, प्रदर्शन हुए। इससे सरकार पर भारी दबाव बना और आखिरकार अक्टूबर 1953 में सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी इलाकों को अलग कर आंध्र प्रदेश नाम से पहले भाषाई राज्य का गठन करना ही पड़ा। ओह, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ था। पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद तो आंध्र प्रदेश के गठन ने क्या बाकी भाषाई समूहों की अलग राज्य की मांग को और हवा नहीं दी होगी? बिल्कुल दी। आंध्र प्रदेश के गठन ने जैसे एक बांध के दरवाजे खोल दिए। अब दूसरे भाषाई समुदाय भी जोर शोर से अपने लिए अलग राज्यों की मांग करने लगे। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक उच्च स्तरीय राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन (SRC) का गठन किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश फजल अली थे और अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। इसे आमतौर पर फजल अली आयोग के नाम से ही जाना जाता है। इस आयोग ने लगभग 2 साल तक पूरे देश का दौरा किया, विभिन्न वर्गों के लोगों और संगठनों से मुलाकात की और सितंबर 1955 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग ने व्यापक रूप से ये माना कि हाँ, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करते समय भाषा और संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन और शिक्षा वगैरह में सुविधा होती है। लेकिन साथ ही आयोग ने एक भाषा एक राज्य, वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को सख्ती से खारिज कर दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ भाषा ही आधार नहीं हो सकती? जी नहीं, उनका मानना था कि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। आयोग ने सिफारिश की कि किसी भी पुनर्गठन योजना में 4 प्रमुख कारकों का संतुलन होना चाहिए। पहला, देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण और मजबूती। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता यानी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। तीसरा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। और चौथा, प्रत्येक राज्य के साथ साथ पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन यानी प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर आयोग ने वो जो पुरानी 4 स्तरीय वर्गीकरण था ना, पार्ट A, B, C, D वाला, उसे समाप्त करने की सिफारिश की और उसकी जगह 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या अब सरकार ने फजल अली आयोग की इन सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया और फिर क्या कदम उठाए गए? सरकार ने आयोग की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, हालांकि कुछ छोटे-मोटे बदलावों के साथ। पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक मान लिया। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाए गए। पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। और दूसरा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पारित किया गया। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को राज्यों की वो पुरानी ख, ख, ग, घ श्रेणी वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई और भारत के राजनीतिक नक्शे को काफी हद तक बदल दिया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। आयोग ने 16 राज्य और 3 यूटीज कहे थे, पर बने 14 राज्य और 6 यूटीज।
अच्छा, थोड़ा बदलाव किया सरकार ने? जी, ये 14 राज्य थे। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे जो बाद में महाराष्ट्र और गुजरात में बटा, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास जो बाद में तमिलनाडु बना, मैसूर जो बाद में कर्नाटक बना, ओडिशा अब ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जो बाद में राज्य बना, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह जो बाद में लक्षद्वीप बना, मणिपुर जो बाद में राज्य बना और त्रिपुरा जो बाद में राज्य बना। ये 1 नवंबर 1956 की स्थिति थी और ये भारत के एकीकरण और प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम था। ये 1956 का पुनर्गठन वाकई एक मील का पत्थर था। लेकिन जैसा कि आपने बताया, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जबकि आज अगर हम देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब साफ है कि 1956 के बाद भी राज्यों के बनने और सीमाओं में बदलाव की कहानी जारी रही, रुकी नहीं। हाँ बिल्कुल, 1956 का पुनर्गठन कोई अंतिम पड़ाव नहीं था, बस एक बड़ा पड़ाव था। उसके बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों से मांगें उठती रहीं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक जरूरतें बदलती रहीं और उसी आधार पर नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन जारी रहा। इसे हम कुछ मुख्य चरणों या आप कह सकती हैं प्रवृत्तियों में देख सकते हैं। पहला तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन जारी रहा। जैसे 1960 में बॉम्बे राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन हुआ, जिससे महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बने। हाँ, ये बड़ा विभाजन था। जी, फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे हरियाणा हिंदी भाषियों के लिए बना और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए। चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दूसरा, उत्तर पूर्व का पुनर्गठन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना। फिर 1972 में एक बड़ा पुनर्गठन हुआ, जिससे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। बाद में 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बने। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों का उन्नयन। कई क्षेत्र जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हें समय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जैसे 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो दमन और दीव से अलग हुआ। चौथा, क्षेत्रीय विकास और आकांक्षाएं। साल 2000 में बड़े राज्यों में बेहतर प्रशासन और क्षेत्रीय विकास की मांगों के आधार पर 3 नए राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जिसका नाम अब उत्तराखंड है, और बिहार से झारखंड। और पांचवां, सबसे हालिया जो बड़ा बदलाव था, वो 2014 में हुआ, जब लंबे आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश का फिर से विभाजन हुआ और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। हाँ, हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्यों की कुल संख्या अभी 28 है। जी बिल्कुल, वो बदलाव भी महत्वपूर्ण है। ये तो हुई नए राज्यों के बनने की बात, लेकिन इस दौरान, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी बदले गए, है ना? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। समय के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बदले गए हैं ताकि वे स्थानीय लोगों की भावनाओं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकें। कुछ प्रमुख उदाहरण अगर देखें, संयुक्त प्रांत का नाम तो 1950 में ही उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, संविधान लागू होने के साथ ही। फिर 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक हुआ। उसी साल 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह का एकीकृत नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का विशेष दर्जा और नाम दिया गया, NCT ऑफ दिल्ली। जी। फिर 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ और पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी हुआ और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रही है। इस पूरी चर्चा से एक और अहम सवाल जुड़ता है।
हमने सुना है कि संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए हैं। ये प्रावधान क्या हैं और किन राज्यों के लिए हैं? हाँ, ये भारतीय संघवाद का एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान के भाग 21-21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में ये प्रावधान 12 राज्यों पर लागू होते हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। 12 राज्य? इनको याद रखने का कोई तरीका है? ध्यान वाला नहीं है, बस याद रखने के लिए। एन से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, फिर ए से अरुणाचल, एस से सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से फिर असम। असम के लिए 2 अनुच्छेद हैं, जी से गुजरात, के से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा भी हैं। तो ये तरीका हो सकता है याद रखने का। इन विशेष प्रावधानों का उद्देश्य हर राज्य के लिए अलग-अलग है, जो उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है। मोटे तौर पर इनके उद्देश्य हैं कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ पिछड़े क्षेत्रों के समान विकास के लिए अलग विकास बोर्ड बनाना और धन का समान आवंटन सुनिश्चित करना। नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में वहाँ के जनजातीय लोगों यानी ट्राइबल पीपल के धार्मिक या सामाजिक रिवाजों, उनके पारंपरिक कानूनों और प्रक्रियाओं और जमीन तथा संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा करना। असम और मणिपुर के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था करना। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने या विशेष सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष जिम्मेदारियां देना। कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में स्थानीय लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। तो ये प्रावधान दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान कितना संवेदनशील है, जो विभिन्न राज्यों की अनूठी जरूरतों और चुनौतियों को पहचान कर उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज की इस विस्तृत चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारतीय संविधान देश को एक विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में स्थापित करता है। संसद के पास राज्यों की सीमाओं, नाम, क्षेत्र, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को बदलने की व्यापक शक्ति है। लेकिन ये शक्ति मनमानी नहीं है, बल्कि संविधान में बताई गई एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहा आपने। हमने देखा कि कैसे आज़ादी के समय रियासतों के जटिल विलय से ये सफ़र शुरू हुआ, फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वो भावनात्मक और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को कैसे संभाला गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन इस सफर में ऐतिहासिक पड़ाव थे, जिन्होंने भारत के आंतरिक राजनीतिक मानचित्र को एक तर्कसंगत आधार देने का प्रयास किया। लेकिन ये यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। बाद में भी विकास, प्रशासन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर नए राज्य बनते रहे और पुराने राज्यों में बदलाव होते रहे। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के एक निरंतर प्रयास को दर्शाती है। ये सारी जानकारी वाकई इस बात को समझने में मदद करती है कि आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, उसका वर्तमान प्रशासनिक और राजनीतिक स्वरूप कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ। ये हमारे संविधान की जीवंतता और इसके लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी प्रमाण है, जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को अपने में समाहित करने में सक्षम रहा है। हाँ, और ये हमेशा एक संतुलन साधने का प्रयास रहा है। एक ओर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं, रीजनल एस्पिरेशंस को सम्मान देना, और दूसरी ओर भारत की एकता और अखंडता, नेशनल यूनिटी को सर्वोपरि रखना। अनुच्छेद 3 द्वारा संसद को दी गई शक्तियां और साथ ही उसकी प्रक्रिया दोनों मिलकर इसे संतुलन का एक उदाहरण पेश करती हैं। अंत में अपने सुनने वालों के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं, एक सवाल सोचने के लिए। क्या आपको लगता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है, या भविष्य में बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, विकास की नई चुनौतियों या उभरती हुई राजनीतिक आकांक्षाओं के चलते और नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव की मांगें उठ सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका भारत की संघीय व्यवस्था पर, हमारी शासन प्रणाली पर और देश के समग्र विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज बात करते हैं भारतीय संविधान के बहुत ही अहम हिस्से की, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये हमारे संविधान के पार्ट 2 में है।
अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल्स 5 to 11। तो आज का हमारा प्लान है ये समझना कि भाई जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब कौन था भारत का नागरिक, और उसके बाद से आज तक नागरिकता मिलते कैसे हैं, बनी कैसे रहती है और खत्म कैसे हो सकती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। नागरिकता देखिए किसी भी व्यक्ति और देश के बीच का वो लीगल बॉन्ड है, वो कानूनी रिश्ता है। इसी से आपको अधिकार मिलते हैं, कर्तव्य भी। और संविधान बनाने वालों ने खासकर उस मुश्किल दौर में बंटवारे के बाद इसे बहुत ध्यान से डिफाइन किया था शुरुआत में। हाँ, तो वहीं से शुरू करते हैं फिर। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। उस पल में, उस वक्त कौन था भारत का नागरिक? संविधान ने किसको अपना माना? हाँ, ये सबसे पहला सवाल था और इसका जवाब है अनुच्छेद 5 में। आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान शुरू होने पर हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास था। डोमिसाइल। अधिवास यानी डोमिसाइल। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ भारत में होना काफी था क्या? नहीं, सिर्फ होना काफी नहीं था। डोमिसाइल का मतलब है भारत को अपना परमानेंट घर मानने का इरादा, मतलब यहीं बसने की नीयत। तो ये अधिवास तो होना ही चाहिए। साथ में 3 और शर्तें थी, उनमें से कम एक पूरी होनी चाहिए थी। अच्छा, 3 शर्तें कौन सी? पहली कि उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दूसरी उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। या फिर तीसरी वो संविधान लागू होने से ठीक पहले पिछले कम से कम 5 साल से भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो। बात हो गई जो उस समय भारत में थे और यहीं रहना चाहते थे। लेकिन जैसा आपने कहा, वो बंटवारे का वक्त था जी। बहुत सारे लोग पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत आए थे। उनका क्या हुआ? हाँ, उनके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था की गई थी, खासतौर पर अनुच्छेद 6 और 7 में। इससे पता चलता है कि बनाने वाले उस स्थिति को लेकर कितने सजग थे। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए। इसमें भी एक तारीख बहुत अहम है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। जी। इसमें क्या खास था? इस तारीख से भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। अच्छा। तो जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनके लिए नियम थोड़ा अलग था। क्या नियम था उनके लिए? उनके लिए ये था कि अगर वो या उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था और वो भारत आने के बाद से यहीं सामान्य रूप से रह रहे थे, तो उन्हें नागरिक मान लिया गया। अच्छा, और जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए? हाँ, जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। शर्त ये थी कि अप्लाई करने से ठीक पहले वो कम से कम 6 महीने भारत में रहे हों, और जाहिर है वो बेसिक शर्त तो थी ही कि वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अविभाजित भारत में जन्मे हों। ठीक है, समझ गया। ये तो हुई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात। लेकिन कुछ ऐसे भी तो थे जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, उनका क्या स्टेटस था? उसके लिए है अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947 की तारीख अहम है क्योंकि तब तक बंटवारे की तस्वीर काफी साफ हो गई थी और माइग्रेशन तेज हो गया था। लेकिन इसमें कोई गुंजाइश थी? मान लीजिए कोई पाकिस्तान चला तो गया पर फिर वापस भारत आना चाहे? हाँ, बिल्कुल। इसका भी प्रावधान था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाने के बाद भारत सरकार से परमिट लेकर वापस लौट आया, मतलब पुनर्वास के लिए, रीसेटलमेंट के लिए, तो उसे फिर अनुच्छेद 6 ख के तहत नागरिकता मिल सकती थी। यानी उसे भी वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, 6 महीने रहने की शर्त वगैरह। अच्छा, और एक तीसरी कैटेगरी भी तो थी, वो भारतीय जो उस समय विदेश में रह रहे थे, ना भारत में ना पाकिस्तान में। सही कहा। उनके लिए था अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो खुद या जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था और जो संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर किसी और देश में रह रहा था, वो भी भारत का नागरिक बन सकता था। कैसे? उसे उस देश में जो भारत का डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब जैसे एम्बेसी या कॉन्सुलेट, वहां अप्लाई करना होता था। नागरिक के तौर पर अपना नाम रजिस्टर करवाना होता था।
ये वो संविधान लागू होने से पहले भी कर सकते थे और बाद में भी। तो ये जो 4 अनुच्छेद हो गए 5, 6, 7 और 8, इन्होंने मिलकर एक तरह से तय कर दिया कि संविधान शुरू होने पर भारत का नागरिक कौन है। अब सवाल यह है कि ये नागरिकता जो मिल गई वो हमेशा के लिए है या जा भी सकती है, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। और इसके लिए हमें देखना होगा अनुच्छेद 9 और 10 को। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित करता है सिंगल सिटीजनशिप का, Right. एकल नागरिकता का। ये साफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से वॉलंटरली किसी विदेशी राज्य की मतलब किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर वो अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर दावा नहीं कर सकता। मतलब आप एक समय में 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता जानबूझकर ली है। सीधा हिसाब है। और अनुच्छेद 10? तो इस भाग के यानी पार्ट 2 के प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है या समझा जाता है वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब नागरिकता तो बनी रहेगी पर संसद भविष्य में नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है और उन कानूनों का असर इस पर पड़ेगा। अच्छा। तो यहीं से बात आगे बढ़ती है। मतलब संविधान ने शुरुआती नियम बना दिए, लेकिन भविष्य के लिए नागरिकता देने, खत्म करने या उससे जुड़े सारे नियम बनाने का अधिकार संसद को दे दिया। बिल्कुल, यही है अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11। ये साफ तौर पे संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता के अर्जन एक्विजिशन मतलब हासिल करने और समाप्ति टर्मिनेशन मतलब खत्म होने और नागरिकता से जुड़े बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकती है। संविधान बनाने वालों ने ये समझा कि समय के साथ जरूरतें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होना चाहिए। और संसद ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1955 में एक पूरा कानून पास किया जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जानते हैं। और यही कानून, हालांकि इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, आज भी भारत में नागरिकता के मामलों का आधार है। तो ये 1955 का अधिनियम ही है आज की व्यवस्था की जड़? जी। तो इसके हिसाब से अब नागरिकता कैसे मिलती है भारत के, क्या तरीके हैं इसमें? हाँ, तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये मुख्य तौर पे 5 तरीके बताता है नागरिकता हासिल करने के, एक्विजिशन के। 5 तरीके? जी। कौन कौन से? पहला, जन्म से, बाय बर्थ, जन्म से, ये सबसे कॉमन है। सिद्धांत है जस सोलाई, मिट्टी का अधिकार, मतलब जो भारत की धरती पर पैदा हुआ। हालांकि इसमें समय के साथ कुछ शर्तें जुड़ती गईं। शर्तें? जैसे 1 जुलाई 1987 के बाद जो पैदा हुआ उसके लिए जरूरी है कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जो पैदा हुआ उसके लिए नियम और कड़ा हुआ। अब या तो दोनों पेरेंट्स भारतीय हो या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेंट न हो। अच्छा, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए दूसरा पेरेंट? और इलीगल माइग्रेंट कौन होता है? इलीगल माइग्रेंट वो है जो या तो बिना वैलिड पासपोर्ट या वीजा के भारत आया हो या फिर वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहीं रुका हो। हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी हैं जन्म से नागरिकता में, जैसे कि विदेशी राजनयिकों के बच्चे या दुश्मन देश के नागरिकों के बच्चे, उन्हें जन्म से नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है, तो पहला हो गया जन्म से। दूसरा तरीका? दूसरा है वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। वंश के आधार पर? इसे कहते हैं जस सैंग्विनस, खून का अधिकार। मतलब अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था तो वो वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे जन्म के बाद एक तय समय के अंदर पास के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ओके। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें कुछ खास कैटेगरी के लोग आते हैं जो अप्लाई करके रजिस्टर करके नागरिक बन सकते हैं, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, मतलब जिनके पूर्वज भारतीय थे, अगर वो अप्लाई करने से पहले एक निश्चित समय से आमतौर पर 7 साल से भारत में रह रहे हों।
या फिर कोई विदेशी जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो, वो भी 7 साल भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और भी कैटेगरीज हैं इसमें। और चौथा तरीका? चौथा है प्राकृतिक रूप से, बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो अवैध प्रवासी नहीं है और कुछ शर्तें पूरी करते हैं। शर्तें क्या हैं? कि वो किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को ऐसे नागरिक बनने से रोका जाता हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ठीक-ठाक ज्ञान हो, और सबसे जरूरी कि वो एक तय समय तक भारत में रहा हो। कितना समय? आमतौर पर यह है कि अप्लाई करने से ठीक पहले लगातार 12 महीने और उन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में से कम 11 साल वो भारत में रहा हो, और उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेनी होती है। काफी लंबा प्रोसेस लगता है ये। हाँ, नेचुरलाइजेशन में समय लगता है। ये एक तरह से भारत को अपनाने की प्रक्रिया है। और 5वां और आखिरी तरीका है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई नया इलाका, कोई टेरिटरी भारत का हिस्सा बन जाए, तो भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करके तय कर सकती है कि उस इलाके के कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। जैसे पहले हुआ है जब गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, सिक्किम भारत में शामिल हुए, तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। अच्छा, तो ये 5 तरीके हो गए नागरिकता पाने के: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होने से। अब आते हैं नागरिकता खत्म होने पर। अनुच्छेद 9 में हमने देखा कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता चली जाती है। क्या 1955 का एक्ट इसमें कुछ और जोड़ता है? हाँ बिल्कुल। सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता खत्म होने के यानी समाप्ति के 3 तरीके बताता है। 3 तरीके? कौन से? पहला, स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन। स्वैच्छिक त्याग मतलब कोई भी अडल्ट भारतीय नागरिक जो दिमागी तौर पर ठीक है, वो अपनी मर्जी से घोषणा करके भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है। हाँ, इसमें एक पेच है कि अगर भारत किसी युद्ध में हो तो सरकार ऐसी घोषणा का रजिस्ट्रेशन रोक सकती है। और एक और बात, जब कोई पुरुष नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी खत्म हो जाती है। हालांकि वो बच्चे 18 साल के होने पर 1 साल के अंदर वापस भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। बर्खास्तगी ये वही बात है जो आर्टिकल 9 में थी। अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है कानूनन। ये नियम भी युद्ध के समय लागू नहीं होता। ठीक है। और तीसरा तरीका? तीसरा है वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, वंचित किया जाना। इसमें केंद्र सरकार कुछ खास आधारों पर किसी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, मतलब छीन सकती है। ये ज्यादातर उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने नागरिकता रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से हासिल की हो। किन आधारों पर वंचित किया जा सकता है? कई आधार है, जैसे अगर नागरिकता धोखाधड़ी से या गलत जानकारी देकर या कोई जरूरी बात छुपाकर ली गई हो, या अगर व्यक्ति ने भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, या युद्ध के दौरान दुश्मन से कोई गैर कानूनी संबंध रखा हो, या रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर ही उसे किसी देश में 2 साल या ज्यादा की सजा हो गई हो, या फिर वो बिना किसी खास वजह के, जैसे पढ़ाई या सरकारी नौकरी, लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो। तो ये काफी सारे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर सरकार नागरिकता वापस ले सकती है। ये नियम तो काफी डिटेल्ड लगते हैं। आपने शुरू में कहा था कि 1955 के एक्ट में संशोधन भी हुए हैं। हाल के सालों में एक संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, वो काफी चर्चा में रहा था। वो क्या था और उसने 1955 के कानून में क्या बदला? हाँ, CAA 2019 ने 1955 के एक्ट में कुछ खास बदलाव किए। इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया गया वो था 3 पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाना। ये 6 समुदाय हैं: हिंदू, सिख,
बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसके लिए शर्तें क्या थी? शर्त ये थी कि इन 6 समुदायों के लोग 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इन 3 देशों से भारत आ गए हों। एक्ट में ये माना गया कि ये लोग अपने मूल देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न यानी रिलीजियस परसिक्यूशन झेलने की वजह से भारत आए हैं। तो इसने प्रक्रिया को आसान कैसे बनाया? देखिए, इसने ऐसे लोगों के लिए अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेंट की परिभाषा बदल दी। उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना गया, जिससे वो नागरिकता के लिए अप्लाई करने के योग्य हो गए, भले ही उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स न हो जब वो आए थे। और खास तौर पर उनके लिए नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण से नागरिकता पाने की एक शर्त में ढील दी गई। कौन सी शर्त? वो रहने वाली अवधि की? हाँ, वही। आमतौर पर प्राकृतिकरण के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी है, पिछले 14 में से। लेकिन सीए के तहत इन खास 6 समुदायों के लोगों के लिए जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, ये अवधि घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई है। मतलब अगर वो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वो प्राकृतिकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यह साफ करना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो हमें स्रोतों से मिली है। इस संशोधन पर बहुत अलग अलग विचार हैं। पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, सिर्फ तथ्यों को रखना है जैसा हो कानून में लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा काम यहाँ सिर्फ जानकारी देना है, निष्पक्ष तरीके से। और ये भी बता दूं कि सीएए के ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची वाले कुछ आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि नागरिकता की कहानी शुरू हुई संविधान के साथ। अनुच्छेद 5 से 8 ने बताया कि शुरू में कौन नागरिक था। अनुच्छेद 9 ने सिंगल सिटीजनशिप की नींव रखी और अनुच्छेद 10 और 11 ने भविष्य के लिए दरवाजा खोला और संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया। हाँ, और फिर संसद ने 1955 में कानून बनाया, जिसमें नागरिकता पाने के वो 5 तरीके जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और क्षेत्र का मिलना बताए गए। और नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके छोड़ना, दूसरे देश की लेना या सरकार द्वारा वंचित किया जाना। और समय समय पर जैसे 2019 में सीएए के जरिए इन नियमों में बदलाव भी होते रहे हैं, जो दिखाता है कि नागरिकता का मुद्दा कितना डायनामिक है। अब अगर इन कानूनों से थोड़ा हटकर देखें तो ये नागरिकता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भारत की जमीनी हकीकत से, यहाँ के समाज और राजनीति से कैसे जुड़ता है? देखिए, बात यहीं दिलचस्प हो जाती है। नागरिकता सिर्फ एक लीगल टैग नहीं है, ये किसी की पहचान से जुड़ा है, उसके अधिकारों से, देश के साथ उसके रिश्ते से और एक बड़े समुदाय में उसकी जगह से। कानून इसे परिभाषित करते हैं, पर समाज में इसके मायने, इसका अनुभव, वो लगातार बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। सीएए जैसे संशोधन ये भी दिखाते हैं कि नागरिकता की परिभाषा और शर्तें कैसे बदलती सामाजिक राजनीतिक सोच और हालात के हिसाब से बदल सकती हैं और उन पर कितनी बहस हो सकती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने आज कानून की नज़र से देखा कि नागरिकता क्या है, कैसे मिलती है, कैसे जाती है। लेकिन कानून की किताबों से आगे बढ़कर भारत जैसे इतने विविध देश में एक नागरिक होने का एहसास, उसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं, या इसमें वो अपनेपन की भावना, एक साझा पहचान, एक साझे भविष्य की उम्मीद भी शामिल है? सोचने वाली बात है।